हेलो। हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स। इससे पहले हमने ये देखा है कि वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ डिपेंडेंट। वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ डिपेंडेंट। यस, आप कौन सी पाथ फॉलो करते हो फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस, उसके ऊपर कितना वर्क हुआ या कितनी हीट एब्सॉर्ब की गई या कितनी हीट रेडिएट की गई या एमिट की गई, वो डिपेंड करता है किस पाथ पे आप जा रहे हो। सो ये था लास्ट लेक्चर का थोड़ा बहुत छोटा सा एक कंक्लूजन, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन किया था। हमने अभी तक बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट ही डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से हम आज एक्चुअली थोड़ा बहुत एंटर करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो एमसीक्यूज आते हैं, तो वो मोस्टली ये जो आज का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर ज़्यादातर आ सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा इनिशियल और एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक्चुअल स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस का। तो अब पेज नंबर 88 पे क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस ऐसा एक हेडिंग है और इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में उन्होंने कहा है। इसका डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया है, फिर भी एक बार इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं कि मान लो ये आपका पी वी ग्राफ है, दिस इज़ प्रेशर, दिस इज़ वॉल्यूम एंड यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम लाइक दिस। तो ये एक पर्टिकुलर ग्राफ हमें मिला, तो ये इनिशियल वॉल्यूम है वी आई, ये फाइनल वॉल्यूम है वी एफ। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहे हो, लेकिन अगर अब मैं फिर से पॉइंट बी टू ए जाना चाहता हूँ तो मैं वापस से प्रोसेस को कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके एडजस्ट करके वापस से स्टेट ए पे लेके जा रहा हूँ। उस सिस्टम को जिसको मैंने ए से बी तक लाया है, उसी सिस्टम को मैं अभी बी टू ए लेके जा रहा हूँ। इफ़ दिस इज़ पॉसिबल देन सच सिस्टम और सच प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। एक पिछले वाले डिस्कशन में हमने ये भी बताया था कि ऐसी हार्डली कोई सिस्टम है जो रिवर्सिबल हो सकती है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज सम लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड सम अदर लॉसेस आर देयर इन पर्टिकुलर सिस्टम। यानी सारी सिस्टम में थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस लाना ये बहुत ही मुश्किल है। फिर भी यहाँ पे आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए जो कि हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में कह सकते हैं कि यस दिस प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और दूसरी इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने। सम प्रोसेसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम कैन बी रिवर्स्ड। यस, ये कुछ जो मैंने अभी नाम दिए हैं ये सब एग्जाम्पल्स है रिवर्सिबल प्रोसेस के। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी एक आध ऑब्जेक्ट से, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक ऑब्जेक्ट है बी। अब इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए जो है इट इज़ एट हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बी, और ए टू बी हीट पास होगी। सो यहाँ पे नेचुरली ए का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा और बी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। दिस इज नेचुरल प्रोसेस, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो इन दिस प्रोसेस अब इसका उल्टा हो सकता है क्या, यानी बी अगर मान लो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया और थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन उसके बाद फिर से अब बी कुछ हीट रेडिएट करेगा सो दैट बी कम्स टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर एंड ए कम्स टू इट्स हायर टेम्परेचर। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो सम प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिस्कशन दिया है, आप उसके ज़रा पढ़ लो। पहले भी मैंने बताया था, इवन मैंने बताया था आपको क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हो गया था। तो उसे एक बार फिर से अगर आप चाहो तो उसे आप देख सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट पेज नंबर 89 पे
जो मैंने अभी कहा आपको कि क्या सही में रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि अ रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विल ऑलवेज एनकाउंटर सम लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और सम अदर डिसिपेटिव फोर्सेस एंड हेंस वी कैनॉट हैव रिवर्सिबल एक्चुअल प्रोसेस। बट कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि यस, हमने ये प्रोसेस को रिवर्सिबल बना दिया है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ऑफ कोर्स उसके जो एग्जांपल्स हैं उन्होंने दिए हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम वगैरह वगैरह। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप वापस रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, वही जो मैंने अभी बताया वही है कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, बट एक सेपरेट थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे दो कॉजेस दिए हैं। मेनी प्रोसेस सच एज फ्री एक्सपांशन और एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शंस टेक द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब मान लो एक प्रोसेस है, जैसे कि मेरे ख्याल से सोडियम एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद सम एक्सप्लोजन, तो ये जो प्रोसेस है इट कैन नॉट बी रिवर्स, यानी आप वापस से पानी को अलग से और सोडियम को अलग से निकाल नहीं सकते। सो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस विच आर एक्सप्लोसिव रिएक्शन, जैसे गाड़ी का जो इंजन होता है वहाँ पे पेट्रोल एंड एयर को बर्स्ट किया जाता है, एक स्पार्क वहाँ पे जनरेट किया जाता है और स्पार्क की वजह से पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर जो है वो जल जाता है। सो दैट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, आप वापस से पेट्रोल एंड एयर बना नहीं सकते उस सिस्टम में। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, और वही यहाँ पे दिया है कि सम प्रोसेस सच एज फ्री एक्सपांशन और एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शंस टेक सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। दूसरा है मोस्ट प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी, जो मैंने अभी बताया कि देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन, सम विस्कोसिटी, सम लॉसेस आर देयर, और उसकी वजह से जितनी एनर्जी आपने ए टू बी लाने में दी है उतनी ही एनर्जी आप बी टू ई लाने में नहीं दे सकते, क्योंकि कारण उसका ये है कि कुछ एनर्जी जो है दैट इज़ लॉस्ट टू ओवरकम फोर्सेस ड्यू टू फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एंड अदर फैक्टर्स। तो इसलिए ये दो फैक्टर जो है ये इसके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। तो ये जो दो पॉइंट्स दिए हैं पेज नंबर 89 पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये था डिस्कशन अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आगे का जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यानी उसमें हम सिर्फ एज्यूम करने वाले हैं कि द प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल, और इस एजम्पशंस के लिए उन्होंने कुछ दिया है, कुछ पॉइंट्स दिया है। मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वी विल बी डिस्कसिंग इन द फॉलोइंग सेक्शंस आर रिवर्सिबल, दैट इज़ दे आर क्वाजीस्टैटिक इन नेचर। क्वाजीस्टैटिक मैंने एक डिस्कशन में आपको बताया था। इफ़ यू वांट यू कैन आस्क डाउट इन द ग्रुप, और उसके लिए मैं फिर से कुछ और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे ग्रुप में मुझे बता देना। ठीक है, और हम यहाँ पे ये एज्यूम करने वाले कि द सिस्टम इज़ इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ऑल द चेंजेस। दूसरा है सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑल प्रोसेसेस आर एन आइडियल गैस। हाँ, हमने जो अभी तक के जो एग्जांपल्स देखे प्रेशर वॉल्यूम वाले, उसमें हमने हमेशा यही एज्यूम किया है कि देयर इज़ अ गैस इन पिस्टन सिलेंडर असेंबली, और जो पिस्टन है यहाँ पे दिया है उन्होंने, इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन। तो जो भी हम कंडीशंस एज्यूम कर रहे हैं, हमें गैस एज्यूम कर रहे हैं, और ये गैस भी हम आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं, और ये आइडियल गैस है कहाँ पे, इनसाइड द सिलेंडर पिस्टन असेंबली, जिसकी जो पिस्टन है दैट इज़ फ्रिक्शनलेस है, इजीली मूवेबल, फ्रिक्शनलेस है, इजीली मूवेबल है, मासलेस है। तो ये कुछ आइडियल कंडीशंस हम एज्यूम करने वाले हैं, और उसके बाद ही अभी हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस में अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस हमें मिलने वाली है, एंड दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। एक और एजम्पशन है, आपको पेज नंबर 90 पे दिखाई देगा, एंड दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम। यस, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, ये जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम, ये भी हम यहाँ पे एज्यूम करने वाले हैं। सो पहली जो प्रोसेस है दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस यानी ये एक ग्राफ है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ कैरीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जी हाँ, अगर आपका यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, फिर भी आपका जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर विल नॉट चेंज। तो इस प्रकार से ये सिस्टम हम कैरी करने वाले हैं। थोड़ा सा इमेजिनरी है क्योंकि ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, बट फिर भी अभी हमारे पास एजम्पशंस क्या है, कुछ इस प्रकार से है
कि मान लो ये पिस्टन है और यहाँ पे गैस है एंड वी आर गिविंग सम हीट, तो नेचुरली यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर अगर हम हीट दे रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर तो बढ़ेगा। हाँ ठीक है, बट ये जो हम हीट दे रहे हैं दैट इज़ इन कंट्रोल मैनर, और उसमें भी बेसिकली ये जो चेंजेस है, ये जो आपका सिलेंडर है इट इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मटेरियल ऐसा है कि वो मटेरियल है इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जो भी हीट है वो तुरंत बाहर जाएगी, यानी ऐसा नहीं है, बेसिकली सम हीट इज़ यूटिलाइज टू डू द वर्क, और इस आइडियल कंडीशंस में ही हम इस सिस्टम को एज्यूम करने वाले हैं। सो जो भी चेंज इन टेम्परेचर वहाँ पे हो जाएगा वो तुरंत जो एडिशनल हीट है वर्क को छोड़ के वो तुरंत एनवायरनमेंट में चली जाएगी, यानी देयर इज़ सम हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, और ये जो हीट एक्सचेंज है वो बहुत फास्ट होगा, यानी इसकी वजह से अंदर की सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो जो हीट दोगे आप उससे सिर्फ ये वर्क ही होगा। सो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई अगर होता है तो हम बोल सकते हैं कि आवर सिस्टम इज़ आइसोथर्मल सिस्टम, यानी प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और ये यहाँ पे दिया है फॉर अ सच सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम के लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज़ 0, और कुछ कंडीशंस यहाँ पे है नहीं। तो अभी हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू एज्यूम, थोड़ा सा मुझे ये पूरा मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट दे दो। हाँ जी, तो यहाँ पे बोला गया है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द सिस्टम शुड बी इन अ गुड थर्मल कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब गुड थर्मल कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट यानी ये जो मटेरियल है सिलेंडर का इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और एक चीज़ यहाँ पे बताई है कि द हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम शुड बी वेरी स्लो। अब ये हीट इनपुट या जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी ये जो हीट हम दे रहे हैं इस सिस्टम को वो बहुत स्लो चाहिए, यानी कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए सब कुछ, सो दैट हीट दे रहे तो एकदम ज़्यादा हीट नहीं देनी है, तो एकदम ज़्यादा हीट देने से हम उस हीट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा जो हम नहीं चाहते। तो हीट जो हम दे रहे हैं बहुत ही स्लोली हीट देनी है, जिसकी वजह से देयर इज़ ऑलवेज अ थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ओके, और अगर ये चीज़ें सेटिस्फाइड हैं तभी आपकी प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ एक एग्जांपल भी दिया है उन्होंने, मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइस जैसे जैसे मेल्ट होता है तो आइस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है, इट इज़ ऑलवेज एट 0 अनलेस एंड अनटिल इट इज़ कम्प्लीटली मेल्टेड। तो कम्प्लीटली मेल्ट हो गया तो उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अब ये जो डिस्कशन आगे से हो रहा है या यहाँ से हो रहा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर अभी पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो हमारा डिस्कशन था वो बस थियोरेटिकल डिस्कशन था। कोई भी डाउट उस डिस्कशन में है तो भी आप उसे पूछ सकते हो, ग्रुप में आप क्वेश्चंस डाल सकते हो। ठीक है, तो फिर से एक बार शुरू करता हूँ मैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट यानी यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो वी कैन राइट पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया था कि वर्क क्या रहता है। सो वर्क इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अब मान लो यहाँ पे कुछ सिंबल्स है वी आई वी एफ, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। हमने मान लो उस गैस को एक्सपांड किया जिसका इनिशियल वॉल्यूम था वी आई और फाइनल वॉल्यूम है उसका वी एफ, तो उस गैस को हम एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, सो कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली उन्होंने लिखी है, तो हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। पहले हमें पता है कि हम अभी जो एजम्पशंस हमने देखे थे, तो एजम्पशन में हमने क्या देखा था कि वी कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन टू द सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आइडियल गैस इक्वेशन पहले देख लेता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो ये वाला जो P है इसकी जगह पे मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करूँगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया नहीं गया, डायरेक्ट स्टेप है। सो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ और P की जगह पे मैं एन आर टी अपॉन वी डी वी लिख सकता हूँ।
अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो भी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर जितना है उस सिलेंडर के अंदर, गैस जितना है उस सिलेंडर के तो उतना ही है, गैस बाहर नहीं जा रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है बस। तो नंबर ऑफ मोल्स वो भी कांस्टेंट है, आर भी आपका कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके कारण आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अब मैं वर्क के लिए लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले एन आर टी, इन सबको बाहर ले लो, एंड आई हैव डी वी बाई वी फ्रॉम वी आई टू वी एफ। अब एन आर टी 1/x का इंटीग्रेशन रहता है log x, log टू द बेस e। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उसको ln ऐसा सिंबल है। सो फ्रॉम वी आई टू वी एफ, सो एन आर टी log of Vf minus log of Vi, nRT log of Vf by Vi। क्या ऐसा एक्सप्रेशन है? यस, हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिला फॉर अ वर्क डन, ये फॉर अ वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो Vf by Vi ये आपका वर्क हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वर्क। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, डिराइव वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस, तो ये डेरिवेशन आपको लिखना है, सिंबल्स का डिस्क्रिप्शन लिखना है, थियरी थोड़ी बहुत आपको इसमें लिखनी है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत थियरी भी दिखाई दे रही है, लेट पी आई बी द इनिशियल प्रेशर, पी एफ बी द फाइनल प्रेशर, वी आई बी द इनिशियल वॉल्यूम, वी एफ बी द फाइनल वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें लिखो, आप लिखते नहीं हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने किया था होमवर्क उसमें आपने ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था, तो इसलिए याद दिला रहा हूँ कि ये बस मैथमेटिकल स्टेप्स अगर आप लिखोगे तो इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे नहीं, 3 में से सिर्फ 1 मार्क मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। ये कई बार इवन में क्लासेस चालू थी तब भी मैं बता चुका हूँ, सो इसको अच्छे से याद रखें। अब यहाँ पे हमने वर्क तो ढूंढ लिया, व्हाट अबाउट इंटरनल एनर्जी? यहाँ पे क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो पूरी तरह से कांस्टेंट है, एंड एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो व्हाट एवर हीट, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, वेर डेल्टा U स्टैंड्स फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पर जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो है 0, एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पे दिया भी है, thus the heat transfer to the gas is completely converted into the work done, that is for expansion of gas। समझ में आया? सो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 रहेगी क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो आई होप डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की यहाँ पे लिखने में। वी आई वी एफ माइनस वी एफ बाई वी आई, ठीक है। सो इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं, जल्द ही करेंगे, ये सारी एक बार प्रोसेस में ख़त्म कर दूँ तो मैं न्यूमेरिकल्स भी पहले बीच में न्यूमेरिकल्स करूँगा, एंड देन वी हैव फर्दर थ्योरेटिकल पार्ट, ये प्रोसेसेस ख़त्म होने के बाद वो भी हम कर लेंगे। तो चलिए, एक ग्राफ यहाँ पे दिखाई देता है हमें, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। और ये ग्राफ ऐसा इसलिए है बिकॉज देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। सो इस ग्राफ को कहते हैं, ये मैंने पहले वाली क्लास में बताया था, इसको कहते हैं आइसोथर्म। सो ये ग्राफ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनी अदर फर्दर डिस्कशन नहीं है। नाउ वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस, एंड दैट इज नथिंग बट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस यानी द प्रोसेस इन विच द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, यानी पूरी प्रोसेस जब हो रही है तो आपके सिस्टम का जो प्रेशर है हर वक्त सेम था, प्रेशर में कोई भी बदलाव नहीं आया है। सो इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब
ये मैथमेटिकल एक जो छोटा सा डिस्कशन है उसको करने से पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ। KTG में हमने देखा था कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस CV, आपको याद होगा हमने लिखा था du/dt, और इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने उस वक्त दिया था कि वाई इट इज़ du/dt। एक बार आप उसे रिवाइज करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो। सो CV इज इक्वल टू du/dt, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग सिंबल में लिखता हूँ, ΔU/ΔT। सो ΔU इज इक्वल टू CV/ΔT, और ये 1 मोल के लिए था। लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी गिवन बाय NCV/ΔT। यू सिंपली मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो ये था एक छोटा सा रिवीजन जो हमने इससे पहले किया था। ये यहाँ तक का पार्ट हमने देख लिया था KTG में। अब फिर से एक बार, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मोल्स इज NCV/ΔT, यानी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक पार्ट यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिखा है, मैंने बस ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करके दे दिया। फिर भी कोई डाउट है, अदर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। हाँ जी, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि यार प्रेशर कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम बढ़ सकता है, कम हो सकता है, और उसके अनुसार आपका टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हो सकता है। सो यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे आर नॉट कांस्टेंट, वो चेंज हो सकते हैं। और उसी कारण अब यहाँ पे जो वर्क है तो वो वर्क कितना रहेगा। सो वर्क हमें पता है कि वर्क इज़ नथिंग बट P dV, यानी प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। सो प्रेशर जो कि कांस्टेंट है तो P को ऐसे ही रखेंगे। चेंज इन वॉल्यूम इट इज़ VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ PVF माइनस PVI, क्योंकि फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर वो सेम है, इसलिए कॉमन सिंबल लिया है P। PF एंड PI नहीं रखा है। अब PV यानी हमें पता है NRTF, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं NRTI। PV की जगह NRT लिख दिया। जैसे हमने पहले भी कहा था कि पूरी सिस्टम, इसके बाद जो भी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो उसके कारण PV इज इक्वल टू NRT मैंने लिखा। अब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम है तो टेम्परेचर भी मैंने TF लिख दिया। फॉर इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ले लिया TI। अब यहाँ पे हम NR को कॉमन ले लेंगे, TF माइनस TI। सो NRTF माइनस TI, ऐसा कुछ है आपके बुक में। यस, ये यहाँ पे मुझे दिखा दिया 4.10 है ये इक्वेशन, और ये उन्होंने बाद में लिखा है ΔU दैट इज़ 4.11। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको दिखाई देंगे। ये थोड़ी ज़्यादा स्टेप्स मैंने ऐड कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये किया है, और ये भी थोड़ा सा इनिशियल पार्ट ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि मान लो हमने एक हीट दी है, तो दैट हीट इज़ यूटिलाइज टू पार्शली टू डू सम वर्क एंड सम हीट इज़ यूटिलाइज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो वर्क आपका इतना आ रहा है NRTF माइनस TI, NRTF माइनस TI प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV, और NCV डेल्टा T आपकी बुक में भी है। डेल्टा T के लिए मैं फिर से चेंज इन टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो अगेन आई कैन राइट TF माइनस TI। अब दोनों जगह पे TF माइनस TI है, तो मैं ये TF माइनस TI को कॉमन अगर ले लूँ, अब केस में ऐसा किया, यस। सो आई कैन राइट NR प्लस NCV, और ये मैंने कॉमन ले लिया TF माइनस TI। अब यहाँ से मैं अगर N को कॉमन ले लेता हूँ R प्लस CV, तो यहाँ पे TF माइनस TI, ये एक स्टेप मिल गई मुझे। देख लो ये वर्क जो हमने यहाँ पे निकाल लिया था, वर्क इज़ NRTF माइनस TI, चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T,
और ये दोनों वैल्यूज़ मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ कर ली, W मैंने लिख दिया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख दी मैंने यहाँ पे। और अब यहाँ पे TF माइनस TI को कॉमन ले लिया, मुझे बस मिला NR प्लस NCV। इसमें से फिर से मैंने N को कॉमन लिया, मुझे मिला R प्लस CV। अब हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आगे का पार्ट ये ऐसा है कुछ कि मेयर्स रिलेशन हमें पता है, और मेयर्स रिलेशन क्या कहता है, मेयर्स रिलेशन कहता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, एंड दैट्स वाई CP इज इक्वल टू R प्लस CV। तो R प्लस CV की जगह पे मैं CP लिख सकता हूँ, एंड दैट्स वाई द इक्वेशन बिकम्स हीट इज इक्वल टू N। R प्लस CV की जगह पे मैं CP लिख देता हूँ, NCP इंटू TF माइनस TI। ये जो इक्वेशन है दैट इज़ 4.12 डिराइव्ड ऑन पेज नंबर 91। सो ये एक फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला। सो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि द सिस्टम इन अ सिस्टम गैस is expanded at constant pressure and the initial and final temperature are so and so, so what is the heat given to the system। तो आप सीधा सीधा ये एक एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। इवन ऐसा ही नहीं, आपको ये वाले एक्सप्रेशन के ज़रिए और ये वाले एक्सप्रेशन के ज़रिए भी कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं। तो कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप्स में भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। सो ये था रिगार्डिंग डिस्कशन रिगार्डिंग आइसोबारिक प्रोसेस, दैट इज़ द प्रोसेस विच इज़ कैरिड एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं फिर से एक बार बता दूं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने यहाँ पे पहले तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ पे हमें वर्क ढूंढना था और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों ढूंढने थे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमने वो कंसेप्ट यूज़ की, CV इज इक्वल टू DU बाई DT, और ये कंसेप्ट हमने पहले भी देख ली है आपके काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में। सो CV इज इक्वल टू DU बाई DT, एंड दैट्स वाई DU बाई DT को मैंने डेल्टा U बाई डेल्टा T अपॉन लिख दिया। सो डेल्टा U इज CV डेल्टा T, और ये होता है 1 मोल के लिए। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मोल्स है तो मैं सिंपली यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद मैंने वर्क भी ढूंढ लिया। वर्क के लिए मेरे पास एक जनरल फार्मूला है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम PVF माइनस VI से कर लिया। तो PVF एंड PVI, PV इज इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया और मुझे मिला NRTF माइनस NRTI। NR को कॉमन ले लिया, TF माइनस TI यहाँ पे कर लिया। और अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है दैट इज़ नथिंग बट ये W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ पे मैंने W एंड डेल्टा U की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। एंड फाइनली ये एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मुझे R प्लस CV मिलता है। तो R प्लस CV के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, एंड दैट्स वाई CP इज इक्वल टू R प्लस CV। तो R प्लस CV, सो यहाँ पे मेरा CP में सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एंड दैट्स वाई फाइनली आई एम गेटिंग एक्सप्रेशन एज total heat given to the system is equal to NCP TF minus TI। तो ये था डिस्कशन फॉर दिस आइसोबारिक प्रोसेस। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर मुझे कुछ सॉल्ड एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। सॉल्ड एग्जांपल है 4.5 है, 4.6 है। दीज एग्जांपल्स आर बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन ओनली। जो डिस्कशन अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं इसी डिस्कशन के लिए ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, आपके यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और उसमें लिखा है रिमेंबर दिस। तो ये रिमेंबर दिस में क्या क्या है, ऑलवेज रिमेंबर फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा P इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन प्रेशर इज 0। चेंज इन प्रेशर इज 0, ऑब्वियसली आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है यानी चेंज इन प्रेशर आपका 0 रहेगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, ठीक है। मैंने अभी कहा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं होता कि टेम्परेचर या वॉल्यूम कुछ और भी कांस्टेंट है, नहीं, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली अगेन, और यहाँ से मैं हीट दे रहा हूँ तो गैस एक्सपांड हो रही है। तो ये गैस एक्सपांड जो हो रही है वो बहुत स्लो प्रोसेस में अगर हो, स्लो स्टेप्स में हो रही है, तो मान लो ये एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट उसे काम करना है।
तो एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो कांस्टेंट ही रहता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस एक्सपांशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ठीक है, ये एक बात होगी। थर्ड पॉइंट है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एनर्जी एक्सचेंज इज यूज टू डू द वर्क एंड ऑल्सो टू चेंज इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ टू इंक्रीज इज टेम्परेचर। अब वही यहाँ पे हो रहा है जो मैंने अभी यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताया, वही यहाँ पे बस एक रिवीजन टाइप कुछ पॉइंट्स दिए हैं। W इज इक्वल टू पी डेल्टा, वॉल्यूम चेंजेस व्हेन वर्क इज डन। पता नहीं है ना यहाँ पे उनको बस रिमेंबर दिस में क्या बोलना था, बट ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट जो दो प्रोसेस है हमारे पास, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और दूसरी है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस भी हमें डिस्कस करनी है। सो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में।